नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी चिंता में डालने वाली हैं। बड़े खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, उनको जो रंग दिया जा रहा है और उस पर जो प्रतिक्रिया या उस पर जो चुप्पी, ये सब डराने वाले हैं। याद कीजिए तो धीरे धीरे आपको याद आएगा कि शुरुआत 1980 के दशक में इसी तरह से हुई थी। वो 1980 का दशक आज भी लोगों को डराता है, ख़ासतौर से पंजाब के लोगों को तो और ज़्यादा, और पंजाब में भी पंजाब के हिंदुओं को सबसे ज़्यादा। पहले अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में हुआ बेअदबी का मामला। जो युवक जिस पर आरोप था बेअदबी का, उसको पकड़ा लोगों ने, पकड़कर उसको एसजीपीसी के दफ्तर ले जाया गया, पुलिस के हवाले नहीं किया गया और कुछ समय बाद उसकी लाश बाहर आई। इसी तरह की घटना कपूरथला में हुई। कपूरथला की घटना और ज़्यादा चिंता करने वाली है, क्योंकि स्वर्ण मंदिर में आरोप था कि उसने बेअदबी की। कपूरथला में जो घटना हुई उसमें कहीं से कोई दूर दूर तक इस बात के प्रमाण नहीं है कि उस युवक ने बेअदबी की। जो बात निकल कर आ रही है, जो पुलिस कह रही है, जो बाकी लोग कह रहे हैं, वो ये कि वो युवक भूखा था, उसको भूख लगी थी। वो गुरुद्वारे की किचन में गया, वहाँ नीचे रोटी थी, वहाँ उसने रोटी उठा ली। उसके बाद एक सेवादार ने उसको देखा और पकड़ा। ये सब कुछ ग्राउंड फ्लोर पर हुआ। उस गुरुद्वारे के ग्रंथी और सेवादार ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, वहीं किचन है। गुरु ग्रंथ साहिब फर्स्ट फ्लोर पर है। पुलिस का कहना है कि गुरु ग्रंथ साहब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, निशान साहब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जो कुछ वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे था वो वैसे का वैसा ही है। लेकिन उस युवक को कमरे में बंद किया गया, मारा गया। पुलिस पहुंची, पुलिस को घुसने नहीं दिया गया, पुलिस के हवाले नहीं किया गया। जब पुलिस के हवाले इसको किया गया तब तक वो शायद मर चुका था, क्योंकि अस्पताल ले जाया गया तो उसको मृत घोषित किया गया। उसके शरीर पर 8 कटने के घाव थे, जो किसी धारदार हथियार जैसे तलवार से हो सकते हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? उस युवक को क्यों नहीं पुलिस के हवाले किया गया? उसने रोटी चुराई थी। पहले अगर आप सुने, पहले जो ग्रंथी का बयान है, जो अपील कर रहे हैं वो ये कि इसने हमारा लंगर खराब किया है। बेअदबी का बात पहले कहीं नहीं कही जा रही है। लंगर खराब किया है, इसके अपराध में उसको पुलिस के हवाले किया जा सकता था। उसके बाद, उसकी मौत के बाद, उस युवक की मौत के बाद जो है ये कहा जाने लगा कि बेअदबी की थी इसने, कानून से बचने के लिए। दोनों मामलों में अब आप देखिए चिंता की बात क्या है। कानून का राज है, तो दोनों मामलों में जिन लोगों ने उसकी हत्या की, उन दोनों युवकों की, उनके खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ? उनके खिलाफ हत्या का मामला क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? हत्या का मामला छोड़िए, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं दर्ज हो रहा है। लेकिन जो युवक मरे हैं उनके खिलाफ जरूर एफआईआर हो रही है। ये डराने वाली बात है कि जब कानून लागू करने वाली एजेंसी, कानून व्यवस्था को चलाने, उसको बहाल रखने वाली एजेंसी, वो इस तरह का व्यवहार करने लगे जैसे भीड़ करती है। भीड़ ने क्या किया? भीड़ ने अपना न्याय किया, तुरंत मौत की सज़ा सुना दी। और पुलिस क्या कर रही है? एक तरह से उस कार्रवाई का, उस घटना का समर्थन कर रही है कि युवक की गलती थी, जिन लोगों ने उसको जान से मार दिया उनकी कोई गलती नहीं। दोनों मामलों में ऐसा लगता है कि कोई बड़ी साजिश जो है काम कर रही है, क्योंकि कपूरथला का जो ये ग्रंथी है, इसके बारे में पुलिस के ही मुताबिक ये पाकिस्तान में जो सिखों के पूजा स्थल हैं वहाँ जाता रहा है, बड़ा फ्रीक्वेंटली जाता रहा है। और इस घटना से, अमृतसर की जो घटना हुई 18 दिसंबर को, उससे 2 दिन पहले 16 दिसंबर को सिख फॉर जस्टिस के जो अध्यक्ष हैं गुरपतवंत सिंह,
उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को चिट्ठी लिखी, कहा कि जो है ढाका का अंत वो अतीत की इतिहास की बात हो गई, अब दिल्ली के अंत पर बात होनी चाहिए। हम पंजाब को मुक्त कराना चाहते हैं, पंजाब को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसमें हमारी मदद कीजिए। हम पंजाब में रेफरेंडम कराना चाहते हैं। सिख फॉर जस्टिस ने घोषणा की है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के साथ ही वो रेफरेंडम कराएंगे इस मुद्दे पर, और वो पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए। और ये गुरु पतवंत सिंह जो है ये भारत के कानून UAPA के तहत घोषित आतंकवादी है। उस आतंकवादी का मामला देखिए। फिर ब्रिटेन के सांसद का बयान कि हिंदू आतंकवादी को रोक लिया गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी से। आप इस साजिश को समझिए, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसके तार कई देशों से जुड़े हुए हैं, और उसमें सिख फॉर जस्टिस तो सबसे आगे है ही। अभी CSDS ने एक सर्वे किया, वो सारे धर्मों के पंथ और संप्रदाय के लोगों का हुआ। उसमें युवकों के बीच में सर्वे हुआ कि उनमें धार्मिक प्रवृत्ति कितनी है, कौन पूजा पाठ करता है, कौन धार्मिक स्थलों पर जाता है, कौन नहीं है। उसमें सबसे ज़्यादा धार्मिक भावना रखने वाले सिख पंथ के लोग, और सिर्फ 1% युवा ऐसे हैं सिखों में जो कभी या तो गुरुद्वारे नहीं गए या जिन्होंने कोई पूजा पाठ नहीं किया। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। इसी पर खेल रहे हैं जो भी विदेशी ताकतें हैं, जो पंजाब में फिर से आग लगाना चाहते हैं, पंजाब को जलाना चाहते हैं। ये सब सुनकर जानकर आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तीनों कृषि कानून क्यों वापस लिए। उन कानूनों के जरिए पंजाब में एक बार फिर से 1980 का हिंसा का तांडव खेलने की तैयारी थी, उसको रोकने के लिए लिया गया। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री झुक गए या दबाव में आ गए। सवाल ये था कि देश में अमन चैन बरकरार रहे, इस तरह के तत्वों को, ताकतों को हतोत्साहित किया जाए या नहीं। लेकिन मैं आज जो बात कह रहा हूँ उसमें उससे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि 80 के दशक में ये स्थिति हो गई थी कि अखबारों ने खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ लिखना बंद कर दिया था। अदालतों में ऐसे मामलों पर फैसला नहीं, अदालतों में भी जजों में डर था, न्यायाधीशों में कोई फैसला देने को तैयार नहीं था। वो स्थिति आना शुरू हो गई है। इन दोनों घटनाओं के बाद आपको ज़्यादातर अखबारों में इस पर कोई एडिटोरियल अग्रलेख नहीं मिलेगा कि इसकी निंदा करते हुए, इसकी आलोचना करते हुए लिखा गया। कोई राजनीतिक दल, कोई राजनेता सामने नहीं आया है जो इस बात की आलोचना करे कि उन दो युवकों को मार क्यों दिया गया, चाहे जितना बड़ा अपराध हो उनका। लेकिन उनकी जान लेने का हक भला किसी को कैसे हो सकता है? फिर तो जंगल का कानून है कि आप जो गलत समझते हैं, जिसको गलत समझते हैं उसको खुद सजा दे दीजिए। फिर तो पुलिस का, कानून का, अदालत का किसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये जो प्रवृत्ति है और इसके समर्थन की प्रवृत्ति, इस पर चुप्पी साधने की प्रवृत्ति, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। राजनीतिक दलों को लग रहा है कि जो भी बोलेगा उसका राजनीतिक नुकसान होगा। अलग अलग अगर आप रहेंगे तो ज़रूर होगा, लेकिन सब मिलकर तो एक बात बोल सकते हैं कि बेअदबी गलत है, किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। जो करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा कानून से मिलनी चाहिए, सज़ा अदालत से मिलना चाहिए। भीड़ कैसे सज़ा दे सकती है? किसी से आपने इन दोनों घटनाओं के बाद लिंचिंग शब्द नहीं सुना होगा। जो लोग लिंचिंग के नाम पर अवार्ड वापसी कर रहे थे, जो अभियान चला रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, उन सब के मुंह पर ताले जड़े हुए हैं। किसी ने इस शब्द का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटाई है कि जो हुआ वो लिंचिंग का मामला है। तो ये जो सिलेक्टिवनेस है, ये जो मौके के अनुसार रिएक्ट करने वाली बात है कि जहां आपका एजेंडा चलता हो वहां अगर इस तरह की घटना हो तो लिंचिंग है, जहां एजेंडा आपके एजेंडे के खिलाफ बात हो तो वहां ऐसी घटना पर चुप्पी साध लें। ये कब तक चलेगा और क्यों चलना चाहिए?
लेकिन सवाल ये है कि इसके खिलाफ बोलेगा कौन। इसके खिलाफ जब तक सिख समुदाय के लोग नहीं खड़े होंगे कि हम अपने गुरु ग्रंथ को सबसे पाक मानते हैं, पवित्र मानते हैं, उसके सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, यहाँ तक ठीक है बात। लेकिन उसके बाद इसके लिए हम किसी की जान ले लेंगे, इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं, यही ज़्यादा चिंता की बात है। और ऐसी ही चुप्पी जो है वो बड़े तूफान को लेकर आती है, बड़े तूफान का संकेत भी देती है। इस तरह से चुप हो जाना, फिर इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेगा कि बढ़ती जाएंगी। ये मुझे नहीं लगता कि ये घटनाएं, इन दोनों घटनाओं को देखकर लगता है कि जैसे कोई षड्यंत्र चल रहा है सुनियोजित ढंग से। एक एक करके घटनाएं जो हो रही हैं उनके पीछे सोचने की ज़रूरत है कि कौन सी ताकतें हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। जब से किसान आंदोलन चला, फिर मैं किसान आंदोलन पर जा रहा हूँ, तब से इस तरह की भावनाओं को भड़काने का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। तब से आंदोलन के दौरान भी और उसके बाद भी आपको देखने को मिल रहा है। ये राजनीति, ये चुनाव, आज चुनाव है कल नहीं होगा, 5 साल सरकार कोई रहेगी उसके बाद नहीं रहेगी, लेकिन सिख पंथ रहेगा, मनुष्य जाति रहेगी। सवाल ये है कि अगर इस तरह से फैसले होने लगे और सभी धर्मों, पंथों और जो है मजहबों के लोग इस तरह का फैसला करने लगे तो फिर ये समाज और देश जाएगा कहाँ, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और ये केवल किसी एक पंथ या मजहब की बात नहीं है, ये सबके लिए सोचने की बात है। पाकिस्तान में जिस तरह से ईश निंदा का कानून बना है, दरअसल मुझे लगता है कि कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है कि उस कानून को बनाने का, भारत में भी बनाने का दबाव बनाया जा रहा है, उसके लिए माहौल तैयार कराया जा रहा है। अगर ऐसा हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह के ट्रेंड उभर रहे हैं उससे ऐसा ही लगता है। इस तरह की मांग भी होने लगी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जब कहते हैं कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक तौर पर जो है मार देना चाहिए, तो फिर चिंता होती है कि मान लीजिए कल सरकार बनती है, मान लीजिए कल सिद्धू जो है मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इसी तरह से न्याय करेंगे, इसी तरह से सरकार चलाएंगे। ये सब गंभीर, बहुत गंभीर विषय हैं, हमको आपको सोचने की ज़रूरत है। जो भी देश की चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, उनके लिए सोचने की ज़रूरत है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।